नमस्कार। कॉमन ग्राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना और भारत में सीमा पर इस समय विवाद लगातार बना हुआ है। चाइना और भारत की फौजें आमने-सामने हैं और चाइना की इस हरकत की वजह से पूरे भारतवासियों में एक रोष व्याप्त है। के बीच में सोनम वांगचुक की एक यूट्यूब वीडियो जारी होती है, जिसमें उन्होंने पूरे देश से एक आह्वान किया है कि जहां चाइना बुलेट से हमारे को परेशान कर रहा है, क्यों नहीं हम उसका जवाब वॉलेट से दें। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या हम चाइना को बायकॉट चाइना के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जा सकते हैं। क्या हम चाइना को वाकई में कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या ये भारत के लिए वाकई में एक फायदेमंद चीज साबित होगी? तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। आइए मैं आपको उनका परिचय कराता हूँ। मेरे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश गुप्ता, जो कि ग्रेटर नोएडा में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद में कार्यरत हैं। हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं सुभाष गोयल जी, जो कि एक व्यापारी हैं और मुख्यतः चाइना से सामान आयात करते हैं और चाइना के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है मनीष मिश्रा जी ने, जो राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं और वो एक अपनी डिफरेंट विचार शैली रखते हैं। और उसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है कपिल महेश्वरी जी ने अमेरिका से। ये अमेरिका के शहर सेंट लुइस में कई वर्षों से रह रहे हैं और ये अमेरिका और भारत के संबंधों में और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। ये उस दृष्टिकोण से अपनी बात हमारे सामने रखेंगे। तो मैं सबसे पहले अवधेश गुप्ता जी की ओर जाना चाहूँगा और उनसे उनके विचार जानना चाहूँगा कि क्या बायकॉट चाइना भारत को कुछ मदद देगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ फायदेमंद कारगर साबित होगा? क्या यह चाइना को कुछ चोट पहुंचा सकेगा? अवधेश जी। कॉमन ग्राउंड के इस ओपन डायलॉग कार्यक्रम में सभी अतिथियों का और हिमांशु जी का जो इस कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि बहिष्कार किया किसका जाता है, किस राष्ट्र का, किस समाज का बहिष्कार किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से कैसा चरित्र है, कैसा रवैया है, कैसा अनुशासन है, परस्पर जो सीमाओं से जुड़े हुए राष्ट्र हैं उनके साथ कैसा व्यवहार है, इस पर अगर हम नजर डालें तो जो चाइना है इसका विस्तारवादी रवैया है, अनुशासनहीन व्यवस्था है, एक ऐसा राष्ट्र है जिसके मन में केवल और केवल मैं व्याप्त है। हम एक तरफ जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वो विस्तारवाद की बात करता है, वो हड़पने की बात करता है। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो निरंतर सीमा पर जिस प्रकार से, जैसे आपने चर्चा प्रारंभ में आपने कहा, निरंतर सीमा पर भारत और चीन के बीच विवाद स्थापित हो रहा है। कई बार आर्मी इंट्रूजन्स की स्थितियां भी देखने को मिली हैं, जिसको भारत ने टैकल करने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास भी किया है। अब ऐसी स्थिति में जो देश जिसका विस्तारवादी रवैया हो, हटीला रवैया हो, जिसका चरित्र मूल रूप से केवल हड़पने वाला हो, जो केवल राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जो दूसरे को जीने नहीं देना चाहता हो, जिसने ये शपथ खा रखी हो कि भारत को नुकसान करके छोड़ेगा, भारत का वो विनाश देखना चाहता है, भारत के जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र पाकिस्तान है वहां पर आतंकवादियों को समर्थन देता है, वहां पर एक ऐसे आतंकवादी जिसे पूरे विश्व ने आइसोलेट कर दिया उसके लिए वीटो पावर यूज करता है और निरंतर रूप से हम ही से पैसा लेकर हमारे से ही अर्थव्यवस्था का एक हिस्सेदार बनाकर और हम ही पर चोट करता है। हम कर क्या रहे हैं? अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम मूलभूत रूप से न सिर्फ कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं बल्कि कुल्हाड़ी खरीदकर चाइना को दे रहे हैं। निश्चित रूप से अभी आवश्यकता है कि इस बात पर हम चिंतन करें। जैसे वांगचुक जी ने जो इनिशिएटिव लिया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और कई बार इससे पूर्व में भी राष्ट्र के कई हिस्सों में स्वदेशी जागरण मंच और कई अन्य संगठनों के माध्यम से भी ये विषय उठाया गया है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का पक्षधर हूं कि चाइना का पूरे मन के साथ बॉयकॉट किया जाना चाहिए और पूरे ये संकट की अवस्था है और संकट की स्थिति में पूरे राष्ट्र को एक साथ होकर ऐसी व्यवस्था को चुनौती देनी चाहिए। धन्यवाद प्रोफेसर गुप्ता। मनीष जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब ने अपना पक्ष रखा, बड़ा साफ साफ रखा, उनके बड़े साफ साफ व्यूज हैं इस बात को लेकर। आपका इस बारे में क्या सोचना है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? नमस्कार। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अवधेश जी को कि उन्होंने काफी अच्छे डिटेल्स दिए और अपने पर्सपेक्टिव रखे।
मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश का बहिष्कार जो है वो आसान चीज नहीं है। चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया से कहीं ज्यादा बड़ी इकोनॉमी। 30% गुड्स हम उधर से मंगाते हैं और हमारी काफी डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल के लिए भी और जो रेडीमेड गुड्स हैं उनके लिए भी। अगर आप मेडिकल का देखिए तो बहुत सारी दवाइयाँ जो हमारे यहाँ बनती हैं उनका रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। बहुत सारे पार्ट्स वहाँ से आते हैं लाइक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इमिडिएटली अगर हम उनका बहिष्कार कर देते हैं तो वो उचित नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम कल उनसे रिलेशन खराब कर लें तो हम अपना काम भी कर पाएंगे। तो हमारी अच्छी खासी डिपेंडेंसी है उनकी। दूसरी चीज ये है कि जो रिएक्शन हम दे रहे हैं वो रिएक्शन हमें ये देखना होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। चाइना ने पहली बार भारत पे ये जो बॉर्डर का मसला है ये नया नहीं है, ये पहले से होता है। ये पहले भी हुआ है, 62 में लड़ाई भी झेली है देश ने, उसके बाद भी हमने उनसे संबंध जारी रखा। चाइना हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। और जो हमारा ट्रेड है चाइना के साथ वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, किसी भी जो पड़ोसी देश है उसकी तुलना में कहीं ज्यादा है। चाइना का बिजनेस में इंडिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। चाइना वैसे ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा जैसे अमेरिका है। अमेरिका से कैसे संबंध है और इससे कैसे संबंध है, ट्रेड वाइज दोनों काफी क्लोज है। नंबर 1 पे अगर अमेरिका होता है बिजनेस में तो नंबर 2 पे चाइना। तो बॉर्डर का जो मसला है वो ऑन गोइंग है, वो अलग स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस एक अलग मसला होता है जिसे हम सॉल्व करते हैं। बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए कभी भी लड़ाई वाले पॉइंट पे नहीं जाते, दोनों चीज रिलेटेड नहीं। दूसरी चीज, बस 2 मिनट लूंगा मैं, कि अगर आप रोजगार की जी बात करें तो हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाइना में रहते हैं। चाइना की बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे देश में रहते हैं जी और हमारे देश के लोगों को रोजगार दिया है, जैसे ओप्पो है, रेडमी है, बहुत सारे फोन कंपनीज हैं, राइट। और आप टेक्नोलॉजी में भी बहुत सी कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ उन्होंने सेटअप किया है। चाइना के बैंक हमारे यहाँ काम करते हैं। वो सारे लोग अचानक बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी देश को बाइकआउट करना एक नकारात्मक सोच है। जी वो भी तब जब चाइना हमसे बाइकआउट नहीं कर रहा। चाइना में कोई नहीं कहा कि बाइकआउट इंडिया, इट्स अस हु आर सेइंग बाइकआउट चाइना। तो जब तक हमारा पड़ोसी राज्य जो हमसे ताकतवर है, जो फाइनेंशियली हमसे स्ट्रांग है और वो हमसे संबंध बनाए रखना चाहता है, सिर्फ एक छोटे से डिस्प्यूट के लिए कि वो लद्दाख में आगे आ गए हैं या डोकलाम में आगे आ गए थे, तो वो हम बातचीत से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो बाइकआउट चाइना इज नॉट अ गुड डिसीजन। धन्यवाद मनीष जी, आपने भी अपने विचार बहुत खुलकर रखे। इसके बाद मैं कपिल जी के पास आऊंगा। कपिल जी, आप अमेरिका में रहते हैं लेकिन आप भारत के विषयों पर काफी गहरी नजर रखते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है भारत में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या हो रहा है। आर्थिक रूप से आप क्या देखते हैं, भारत के लिए लाभकारी होगा बाइकआउट चाइना, या हो सकता है एक मिडिल ग्राउंड भी ले सकते हैं, हो सकता है कि कुछ फायदे हों और कुछ नुकसान हो? आप इसको किस तरह से देखते हैं? नमस्कार हिमांशु जी, मैं बड़े गौर से सुन रहा था जो मनीष जी ने और डॉक्टर गुप्ता ने बोला। जी तो मैं यहाँ पर देखना चाह रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। जैसे मनीष जी ने कहा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और देखिए वायरल वीडियो का क्या है, हिंदुस्तान इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप सुबह वीडियो बनाइए शाम तक वैसे ही वायरल हो जाता है। जी तो हमें वायरल वीडियो से अपने आगे के कदम तय नहीं करने हैं, हमें आगे के कदम किसी ठोस बिना के ऊपर जाके तय करने हैं। अब ये देखिए कि हिंदुस्तान में चाइना का माल क्यों खरीदा जाता है, जो एक मेंटल या सोशल इसका वो है। मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास चाइना का माल सिर्फ इसलिए खरीदता है कि मेरे को सस्ता पड़ जाएगा, मेरे पैसे बच जाएंगे, उसके पास पैसे नहीं हैं। जी एक जमाना था झालर आती थी 100 रुपए की, 150 रुपए की, ये मैं बता रहा हूँ आज से 10-15 साल पहले की बात। जी आज हम कह रहे हैं चाइना की झालर का बॉयकॉट कर दो, आज की डेट में वो 40 रुपए की बिक रही है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास जैसे हमारे यहाँ गोयल साहब बैठे हैं, तो मिडिल क्लास मोस्टली वो वर्ग है जो चाइना की चीजें बेच रहा है, वहां से इंपोर्ट कर रहा है, ये यहाँ पे मार्केट में बेच रहा है, उसको उस पर ज्यादा मार्जिन मिल रहा है।
हम उसे खा जाएंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। और हाई क्लास के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनकी एक मानसिक चीज है कि मेरे को एक ब्रांडेड आइटम खरीदना है, एक लोगो लगा हुआ आइटम खरीदना है। अगर ब्रांडेड आइटम हो, लोगो लगा हुआ हो, चाहे आप चाइना का डायरेक्ट इस्तेमाल करें या किसी यूरोपियन कंट्री से लें, या वो अमेरिकन आपका प्रोडक्ट हो, उस पर मेड इन चाइना का टपका होगा, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करेंगे उस चीज को। तो हर लेवल की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे हमारी बात हो रही थी कि ये वायरल वीडियो हो गया है, उसमें एक था कि हम टिकटॉक को इमीडिएटली वो कर सकते हैं बैन। भाई टिकटॉक तो मैं 2 साल से कह रहा हूँ कि टिकटॉक वैसे ही बैन कर देना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें चाइना को आपको बाइकआउट करना है। टिकटॉक इसलिए, टिकटॉक आज की डेट में हमारे यूथ को खा गया है। जी। तो यूथ अपनी एनर्जी कहीं और चैनलाइज करता सकता है, वो बैठ के टिकटॉक पे बैठा हुआ है दिन के 4-4 घंटे। और मजे की बात यह है कि अभी ये बाइकआउट चाइना के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक पे अपना अकाउंट टिकटॉक पे बना अकाउंट लिया। बनाया है अपना। जी। खैर तो किसी सरकार को किसी वायरल वीडियो के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आपने भी बड़े देखिए प्रखर रूप में अपने विचार रखे। जी, मैं फिर आऊंगा आपके साथ आपके विचार जानने के लिए, बट मैं सुभाष जी के पास जानना चाहूंगा कि सुभाष जी का चाइना आना जाना भी लगा रहता है, बहुत फ्रिक्वेंटली वो चाइना जाते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ के कल्चर को समझते हैं, और इंडिया के कल्चर को भी बहुत अच्छी समझते हैं क्योंकि इंडियन है, और आर्थिक परिदृश्य को भी वो दोनों देशों के बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उनके व्यूज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देंगे कि वो उस विषय वस्तु को किस तरह से देखते हैं, उनका क्या नजरिया है उसको देखने का। सुभाष जी। बहिष्कार शब्द अपने आप में ही एक नकारात्मक शब्द है, और वो ये दिखाता है कि हम एक खाप पंचायत के युग में जीना चाह रहे हैं। जो समझने की बात है, जो अभी प्रोफेसर गुप्ता ने कही, उन्होंने कहा कि चाइना विस्तारवादी है। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना की विस्तारवादी नीतियां हैं, चाइना अपना प्रभुत्व दुनिया में बढ़ाना चाह रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं रह गई। आज की चाइना का प्रभुत्व दुनिया में सबसे ऊपर हो चुका है। हमें समझना पड़ेगा कि चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो इन चीज़ों को इतना आगे बढ़ा पाया, और हम इतना पीछे क्यों रह गए। जहाँ तक मैं चाइना लगभग 18 से 20 साल हो गए मैं चाइना जा रहा हूँ। 15 साल हो गए लगभग लगातार जाते हुए, और साल में 3 से 4 बार मैं चाइना जाता हूँ। जी। चाइनीज जो आबादी है, उसका ये मानना है, जब उससे बात होती है तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि आप मुझे मत परेशान करो, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। आप क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। टैक्स की चोरी चाइना में जितनी होती है उतनी पूरी इस दुनिया में कहीं नहीं होती होगी। अच्छा। हर प्रोविंस के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टैक्स के अलग अलग स्लैब है, उसको कोई नहीं देखता। आप पर्सनल अकाउंट के अंदर कितना पैसा मंगा लीजिए, इस पे भी कहीं किसी की कोई रोक नहीं है। चाइना सरकार का सीधा एक उद्देश्य है कि कैसे मैं विदेश से डॉलर अपने यहाँ मंगाऊं, और उस डॉलर को मैं अपनी देश की जो आबादी है उसके रहन सहन को ऊपर उठाने में लगाऊं, और अपनी विस्तारवादी नीतियों को और दुनिया में अपने प्रभुत्व को आगे बढ़ाने में लगाऊं। अब रही बात कि हम भारत में चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यह एक केवल हमारा जो ध्यान कोरोना से भटकाने के लिए है कि हम एक दूसरी बहस में आ जाएं। सरकार के कुछ सीआरपीएफ के, मेरे जानकारी में आया है, कुछ जवानों ने एक वीडियो जारी किया था कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं, जिसके बाद सीआरपीएफ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हमारा ऐसा कोई रुख नहीं है। आज की तारीख में ग्लोबल दुनिया के अंदर ये संभव ही नहीं है, ना नैतिक रूप से ना कानूनी रूप से, कि हम किसी भी देश का बहिष्कार कर सकें। क्या कल नेपाल ने हमारे बॉर्डर पे एक पुलिस मुठभेड़ हुई है या एक कुछ फायरिंग करी है, तो क्या हम नेपाल का बायकॉट करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे को एक अंतर समझना चाहिए। हमारे को इन द सेंस जो देश की जनता है, जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि क्या चीज़ जो है संभव है, क्या काल्पनिक है।
क्या प्रोपेगेंडा है जो किसी एक क्षेत्र के द्वारा या किसी कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। आज हमारी इंडस्ट्री, अगर चाइना बंद हो जाता है, हम चाइना का बायकॉट कर देते हैं, तो आप मान के चलिए कि 3 महीने के अंदर अंदर हम देश में दवाइयों में, इंडस्ट्री में, लगभग हर क्षेत्र में अपनी फैक्ट्रियां बंद करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है चाइना बायकॉट सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अब मैं प्रोफेसर गुप्ता के पास दोबारा आऊँगा और एक दूसरा प्रश्न लेकर आऊँगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की। हालांकि ये बात काफ़ी समय से चली है और अलग अलग नाम इसको दिए जाते हैं, बट सेल्फ रिलायंट इंडिया बेसिकली उनका एक पर्पस है। आई थिंक इन कोरोना's time and he has given a core mantra that we should utilize this disaster as an opportunity, which is very good. हम सेल्फ रिलायंट होने चाहिए मेडिकल इक्विपमेंट्स में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, टेक्नोलॉजी में, माइक्रोचिप एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, विच इज़ वेरी गुड। पर क्या बायकॉटिंग अ कंट्रीज प्रोडक्ट इज द राइट वे टू अचीव देयर, और improving our own technology, which will take some time if we government provides the right atmosphere and दूसरे तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और सरकार भी उस दिशा में एक बहुत जुट के काम करती है, क्योंकि ये आसान काम नहीं होगा। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपने बाकी तीनों पार्टिसिपेंट्स के, पैनलिस्ट के विचार भी सुने, तो उसके बाद जोड़ के आप बताएं। जब अस्तित्व की बात आती है तो राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय चिंतन को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेके जाना चाहता हूँ 1945 में, जिससे पूर्व जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने बॉम्ब गिराई थे जी। जापान की अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरा जापान पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। देश ही नहीं, जापान ही नहीं, दुनिया के 2 बेहतरीन शहर भी नष्ट हो गए थे। और उसके पश्चात क्या हुआ शायद आप लोगों को पता हो, मैं आपको अवगत करा दूं। 1945 से लेकर 2000 तक जापान और अमेरिका के बीच किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं हुआ। जापान ने अमेरिका को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया, पूर्ण बहिष्कार। जबकि स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि उससे पूर्व 1945 से पूर्व जापान कई चीजों के लिए, कई जो रिसोर्सेस हैं उनके लिए पूर्ण रूपेण अमेरिका पर निर्भर था। लेकिन जापान ने समग्रता को ध्यान में रखते हुए, अपने अस्तित्व को और अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए ये तय किया कि जिसने हम पर हमला किया, जिसने हमें चोट दी है, जिसने हमें विनष्ट करने का प्रयास किया है, हम उसका एक भी आइटम, एक भी प्रोडक्ट। लेकिन तब किसी ने नहीं कहा, या किसी ने ये कहा कि ये जो है अति राष्ट्रवाद है। नहीं, ये पूर्ण रूप से ये नेशनल पैट्रियोटिज्म थी। ये जापान की जनता ने पैट्रियोटिज्म को तरजीह दी, उसको बहुत महत्व दिया। और परिणाम क्या हुआ? अगले 10 वर्ष के अंदर आत्मनिर्भरता के माध्यम से जापान पुनः उठ खड़ा हुआ। जबकि नागासाकी, हिरोशिमा एटॉमिक विस्फोट के दुष्परिणाम अगले 50 वर्षों तक उसे झेलने पड़े, शायद अभी भी झेलने पड़ रहे होंगे। लेकिन जापान फिर दोबारा से उठ खड़ा हुआ और अगले 3 दशक के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी ताकत के रूप में उसने स्वयं को स्थापित किया। 1964 में उसने ओलंपिक अपने आयोजित कराए, जो दुनिया के श्रेष्ठतम खेलों में से एक माने जाते हैं। इसका तात्पर्य बहुत सीधा सा है कि हम बहुत समय तक जो है ना लाग लपेट के साथ नहीं जी सकते, हमें बड़ी स्पष्टता के साथ जीना पड़ेगा। जो राक्षस प्रवृत्ति रखता है उसका दमन करने, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही चाइना बॉयकॉट कर दीजिए, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य ही यही है कि हमें पहले अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में स्थापित करना पड़ेगा। और पिछले 7 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें आप, या पॉलिसी की बात करें, या कई ऐसे कानूनों को बदलने की बात करें जो संविधान प्रदत्त थे, इस सरकार ने उनको बदला है। मैं सरकार की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो तय है और ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि सरकार ने पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में इस बात को प्रयास किया। सफलता कितनी मिली और आने वाले समय में कितनी मिलेगी, ये देशवासियों पर भी निर्भर करता है। मित्रों, एक बात तय कर लीजिए, किसी भी देश की पॉलिसी, किसी भी देश की गवर्नेंस तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उस देश की जनता उसका साथ न दे। और इस समय, और खासकर चाइना केवल ये अर्थव्यवस्था का विषय नहीं है, ये राजनीतिक व्यवस्था का भी, राजनीतिक कोड पैदा किया इस देश के अंदर लेफ्टिस्ट के माध्यम से और गंदी राजनीति के माध्यम से। इस देश की सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करने का, नष्ट करने का काम किया है चाइना ने। और ये बिल्कुल ठीक समय है, अभी कोविड का जनक है। अरे किसी और हमें चीज को देखने की आवश्यकता क्या है? स्वयं में
पूरे का पूरा एविडेंस उपलब्ध है। पूरी दुनिया को संकट में, पूरी मानवता का संकट पैदा करने वाला एकमात्र राष्ट्र है तो वो चाइना है। और ऐसे समय में निश्चित रूप इजराइल से भी उदाहरण ले सकते हैं, दुनिया के अमेरिका से। अमेरिका ने अपनी एयरलाइंस आजकल बंद कर रखी है चाइना के साथ, जहां तक मुझे याद है। दोनों तरह की इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों एयरलाइंस पूरी तरीके से बंद है। क्यों भाई? चाइना जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व को जब प्रभावित करता है, तो क्या अमेरिका को प्रभावित नहीं करता होगा? अमेरिका के साथ क्या उसका ट्रेड नहीं है? लेकिन वो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है पूरी तरीके से। और ऐसे समय में हम अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, गवर्नेंस के माध्यम से, राष्ट्रवाद के माध्यम से अपने आप को स्वयं को पुनर्स्थापित करें, एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू से बॉयकट करें और आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम अग्रसर हों, ऐसा मेरा विचार है। बहुत सुंदर। अब मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं। मनीष जी, इससे पहले आप कुछ कहें, मैं इसमें प्रश्न और जोड़ दूंगा कि हम बायकॉट करना भी चाहें तो हम बायकॉट करें क्या? ये भी बड़ा जटिल प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। चलिए मैं कहता हूं कि बायकॉट करते हैं चाइना, और शायद उससे हमें कुछ आर्थिक फायदा हो, और हमें आर्थिक फायदा ना भी हो, शायद चाइना को नुकसान हो जाए। पर व्हाट इज चाइनीज? चाइनीज क्या वो है जो चाइना की कंपनी ओन करती है और चाइना में बनती है, या चाइनीज वो है जो चाइना की कंपनी और भारत में उसका निर्माण हो रहा है, या चाइनीज वो है जो भारत में जिसकी ओनरशिप है बट इसका निर्माण चाइना में हो रहा है? ये तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट मोटे मोटे होते हैं। रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं हम उसका यूज कर रहे होते हैं, भारत में निर्माण भी हो रहा है तो रॉ मटेरियल यूज हम चाइना से कर रहे हैं। तो व्हाट इज चाइनीज? ये भी अपने आप में एक बड़ा जटिल सा प्रश्न इकट्ठा खड़ा हो जाता है कि अगर मुझसे कोई कहे कि चाइनीज का बहिष्कार करो, मेरे यहाँ 30 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं जिसमें से 13 हेवीली इन्वेस्टेड बाय चाइना, $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना में है उन 30 यूनिकॉर्न कंपनीज में से 13 यूनिकॉर्न कंपनी में। तो क्या मैं उन कंपनीज का भी बहिष्कार करूं जबकि वो स्वदेशी कंपनीज हैं? इस प्रश्न को भी साथ में लीजिएगा और आप अपने जो डॉक्टर गुप्ता को जो आप उत्तर देना चाहते हैं वो भी दीजिएगा। जी, तो सबसे पहले जैसे अवधेश जी ने कहा कि जापान पे जो अटैक हुआ उसके बाद में जापान ने जो रिएक्शन लिया, पहली चीज तो ये है कि 2020 में आज के परिवेश में अगर देखेंगे आप, तो चाइना भारत पे अटैक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये नहीं है कि मिलिट्री वाइज हम लोग स्ट्रांग है या वो स्ट्रांग है, उसकी मेन वजह यह है कि इकोनॉमी जो है वो इंटरडिपेंडेंट है दोनों देश पे। और पहले जो युद्ध होते थे और आज जो होते हैं उनमें मेन फर्क ही यही है कि जितना ज्यादा बिजनेस जिसके साथ होगा आप उससे लड़ाई नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य रूप से आपका जो शक्ति है किसी देश की वो उसकी इकोनॉमी है, और आपकी इकोनॉमी दूसरे की इकोनॉमी कितना इम्पैक्ट करती है उस पर डिपेंड करता है। तो चाइना किसी भी कंडीशन में भारत पे अटैक नहीं करेगा। 1962 में और 2020 में बहुत फर्क है, पहली चीज। दूसरा, जैसे आपने जापान का उदाहरण दिया, तो जापान में उस समय उन्होंने बहिष्कार किया, अपना इकोनॉमी डेवलप किया, सब कुछ किया। अगर आप उनका देखिएगा कि वो रक्षा जो इश्यूज हैं, वो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं, वो उनकी हेल्प करती हैं। जापान की अपनी सेना अपना डिफेंड नहीं करती है, अमेरिका भी उनके साथ में सहयोग करता है। ये एक बहुत मुख्य मुद्दा है। वो ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है, सोवरेन नहीं है जैसे कि भारत है और बाकी देश है। तो डेफिनेटली आज की डेट में अमेरिका और जापान बहुत अच्छे पार्टनर, दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो उस अटैक के बाद भी वो लोग दोस्त बने रहे। इसलिए नहीं बने कि उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी के लिए उन्हें माफ कर दिया, इसलिए बने कि उनकी जरूरतें। वैश्विक परिदेश में देखेंगे तो ज्यादातर लोग इसलिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे की जरूरत होती है। भारत और चाइना संस्कारी अगर आप देखें तो कल्चरल लेवल पे और बाकी तरीके से भी भारत से जुड़े हुए हैं। अगर आप योगा की बात करते हैं और बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो गुरु यहाँ पैदा हुए, प्रचार प्रसार वहाँ हुआ। हम कई तरह से कनेक्टेड हैं एंड और बहुत ही क्लोज हैं। गरीबी की बात करें तो भारत में जैसे कि 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। 1980 में और उसके पहले जो है चाइना में भी लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, सुधार लाया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने सामान बेचे। वो स्वदेशी इसलिए नहीं हुए कि उन्हें अपने लोगों को सामान बेचना, वो स्वदेशी नहीं हुए, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, क्वालिटी बढ़ाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे गोयल साहब ने भी बोला था कि अगर आपको फोन खरीदना है 10,000 रुपए का, तो 10,000 में आप रेडमी खरीदते हो। अगर इंडिया में माइक्रोमैक्स बनता है, जबकि चिप नहीं बनती, बट मान लीजिए वो स्वदेशी है क्योंकि उसके ओनर भारतीय है, लेकिन आप माइक्रोमैक्स नहीं खरीदते, उसका बहुत ही कम बिजनेस है, रेडमी का ज्यादा है। वो इसलिए है कि वो सस्ता भी है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है।
भारत में अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी है और वो चीप है, तो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बिकेगा। दूसरी चीज, मैं स्वदेशी के खिलाफ हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप अपना सामान बेचना चाहते हैं और दूसरे का आप नहीं खरीदेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाइए। दूसरी चीज, जो क्वालिटी की बात हुई थी, और चाइना जाते रहते गोयल साहब, उन्होंने सही कहा, आप क्वालिटी देखिए। अगर आप कोई सामान बनाते हैं जो सिर्फ भारत में ही यूज होता है, जैसे एम्बेसडर कार्ड बहुत कम एक्सपोर्ट होती थी, मारुति कार अगर सुजुकी के साथ कोलेबोरेशन नहीं होता तो हम उतनी अच्छी कार नहीं बना पाते, ये मानेंगे ना। केवल मारुति तो कभी नहीं बनाता क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं थी हमारे पास। फियाट कार आई तो उनका जो इंजन होता है वो हमारे यहाँ बहुत सारी हैचबैक कार में लगता है, फिर हम उनके साथ पार्टनरशिप में सीखते हैं। हम जब एलियनेट हो जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं, तो हम वही जानते हैं जो हमें पता है। लेकिन जब वैश्विक स्तर पे अपने माल को आप बाहर बेचते हैं, उनका सामान आप अपने यहाँ आने देते हैं, लेन देन रहता है, टेक्नोलॉजी रहती है, और सबसे बड़ी बात कि आप सीखते हैं दूसरे से। चाइना टेक्नोलॉजी में हमसे अच्छा है, हमें डेफिनेटली सीखना चाहिए। सारे चाइनीज हमारे दुश्मन नहीं। बॉर्डर पे होने वाली छुटपुट घटनाओं की वजह से हम किसी से संबंध खराब नहीं करते। आज के समय में भारत का ये नेपाल से रिश्ता अच्छा नहीं है, पाकिस्तान से कभी अच्छा नहीं रहा। वर्मा में भी इश्यूज आए हैं क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और भी इश्यूज थे। तो ये समस्याएं हमेशा होती रही। जैसे आपने अमेरिका का उदाहरण दिया कि वहां से जो है प्लेन नहीं आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी कोविड है और उन्होंने टेम्पोररी रोक रखा है। अगर आप ट्रम्प को देखिएगा तो जो टोपी पहनते हैं, कैप पहनते हैं, मेड इन अमेरिका लिखा होता है, वो भी मेड इन बांग्लादेश होता है, मेड इन चाइना होता है। जो झंडे लेकर के अमेरिकन सारे अपने कार में लगा के घूमते हैं, वो सारे मेड इन चाइना होते हैं। उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि स्वदेशी क्यों गलत है और क्यों बुरा है हमारे देश के लिए। आपने, जैसे आप बाजार जाते हैं, आपने कोई छोटा मोटा सामान खरीदना है, जैसे बकेट खरीदना प्लास्टिक का, या कोई भी स्टफ लेना डोमेस्टिक यूज के लिए, आपको 150 रुपए का कोई मुंबई में बना हुआ फैक्ट्री ओनर देगा, चाइनीज आपको 90 रुपए में देगा। क्योंकि जो चाइना से प्रोडक्ट आता है वो काफी चीप होता है, उसकी क्वालिटी हमारे वाले से अच्छी होती है। तो कौन सा ऐसा देशभक्त होगा, अमीर आदमी होगा या मध्यम वर्गीय होगा, जो 150 रुपए इसलिए दे देगा क्योंकि वो देशभक्त है और महंगा खरीद लेगा और खराब क्वालिटी की चीज लेगा। आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए हमने चाइना से रिलेशन खराब कर दिया, या हमने उनको पार्टली ब्लॉक कर दिया कि भाई हम ये सारा सामान आपसे नहीं लेंगे। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो चीज हम खुद बना सकते हैं। जैसे मैं दवाइयों की बात नहीं कर रहा क्योंकि रॉ मटेरियल वहां से आता है, तो वो तो डिपेंडेंस है। मान लीजिए प्लास्टिक है तो वो तो हम खुद भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम खुद बनाएंगे वो चीजें जो चाइना से सस्ती आती है, अगर आप इंपोर्ट करके भी 80 रुपए में कोई सामान खरीद सकते हो और 120 रुपए में इंडिया में बनता है, तो जब सारा स्वदेशी रहेगा तो चीजें महंगी होंगी, और जब चीजें महंगी होंगी तो उसकी खपत कम होगी, लोग कम खरीदेंगे। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी डाउन होगी, हमें फायदा नहीं होगा। तो और दूसरी चीज ये होती है कि जब अपना सामान अपने लोग ही यूज करते हैं और बाहर लोग यूज नहीं करते हैं, तो आप कभी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। जैसे वही कपड़ा जो हिंदुस्तान में यूज के लिए बनता है और जो यूएस भेजते हो आप, दोनों की क्वालिटी में फर्क होता है। तो अगर हम बाकी लोगों को ब्लॉक करेंगे कि भाई हम चाइना से नहीं खरीद रहे, कल को यूएस से रिलेशन खराब हो गए वीजा को लेके, कुछ हम यूएस से नहीं ले रहे टेक्नोलॉजी, तो हम एक कूप मंडूक बन जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे बाकी दुनिया में। देश में आपने इजराइल का उदाहरण दिया, इजराइल में बहुत कुछ ऐसा है जो जापान, ये अमेरिका के कोलेबोरेशन से होता है। इजराइल इज फंडेड एंड फुल्ली सपोर्टेड बाय अमेरिका। अमेरिकन इकोनॉमी इजरायली का बहुत हाथ है। इजरायली लोग अमेरिका में बहुत अच्छे पदों पे हैं। इजराइल के साइंटिस्ट जाके नासा में और एमआईटी में और यहाँ प्रोफेसर हैं। अगर वो सिर्फ इजराइल में रहते तो वो कभी वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो है। तो मुझे लगता है वैश्वीकरण के मैं टोटल सपोर्ट में हूँ, और किसी भी घटना की वजह से, अनलेस वो हम पे अटैक कर दे या कुछ ऐसा हो, क्योंकि चाइना ने कोई रिलेशन खराब करने के लिए नहीं बोला। हम उनसे बिल्कुल संबंध रख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः स्वदेशी होना ना ही प्रैक्टिकल है और ना उचित। इससे हमें नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम। जी, आपका पॉइंट आ गया है। अब मैं कपिल जी के पास वापस जाऊंगा। कपिल जी, मनीष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न कई बार आता है, और मुझे लगता है सबको हमको उसका उत्तर पता भी है, लेकिन आपसे मैं वो जानना चाहूँगा। इंडिया और चाइना लगभग एक ही टाइम पर आज़ाद हुए थे, ठीक है, और एक सी ही स्थिति थी दोनों की, दोनों ही गरीब देश थे।
और 80s के बाद चाइना ने एकदम राइज करना शुरू किया, लेकिन भारत ने 90s तक अपने को एक क्लोज्ड इकोनॉमी रखा और तब तक पूरा मौका दिया गया इंडियन मैन्युफैक्चरर को, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कि कितना भी आप, लेकिन कभी भी हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने लोगों को नहीं दे पाए और ना ही हम एक्सपोर्ट कर पाए, क्योंकि हम उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पाए। और जब इकोनॉमी खोली गई 90s में, जब नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उसके बाद से एकदम से हमने अपनी इकोनॉमी में राइज आते हुए देखा, हमारे इंपोर्ट बढ़े, हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उभरा और एक्सपोर्ट भी बढ़े, ना केवल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े और इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो की। तो अगर हम यही काम शायद पहले कर दिए होते चाइना से पहले, तो आज शायद हम वहाँ खड़े होते जहाँ चाइना खड़ा है, और शायद दूसरे देशों ने हमें वो इन्वेस्टमेंट किया होता जो उन्होंने चाइना में उस समय किया होता। तो क्या हमने देर कर दी वहां पर आने में? और ऐसा दूसरा क्या कारण है कि हमारे यहाँ कंपनीज इन्वेस्ट करने में उस तरह से नहीं आती हैं जिस तरह से वो चाइना जाती हैं? उसके क्या कारण? देखिए, कारण बहुत हैं, मैं आपको कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण, चाइना में जो वेजेस हैं, लेबर वेजेस, वो काफ़ी कम हैं। कोई लेबर मिनिमम अगर उनका ऑन पेपर्स है तो वो इतना इम्प्लीमेंटेड नहीं है कि उतना ही होना है। दूसरा, कम लेबर पे जो कम वेज पे जो लेबर काम कर रही है, जरूरी नहीं है वो 8 घंटे काम कर रही है, वो 16 घंटे भी काम कर रही है। तीसरा कारण ये है कि वहाँ पे कंप्लायंस काफ़ी कम है। मतलब कंप्लायंस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें चाइल्ड लेबर भी आ जाता है, उसमें आपके एनवायरमेंटल लॉज भी ताक पे रखे जाते हैं, उस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। उनका बिजनेस इकोसिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ पे। सप्लाई चेन, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी सप्लाई करते हैं, वो बहुत अच्छा है वहाँ पे। और आपने अगर नोट किया होगा, हर कुछ समय के बाद चाइना की भी स्ट्रेटेजी हो गई है कि अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देते हैं। करेंसी को इसलिए डिवैल्यूएट कर देते हैं ताकि जो देश उनसे सामान खरीद रहे हैं उनको वो सस्ते ही पड़ते रहें। ये एक काफी बड़ा कारण है। काफी सारी बातें सुन रहा था मैं और काफी सारी चीजों से सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। जैसे गुप्ता जी ने कहा कि 1945 से लेके 2000 तक अमेरिका और उनके बीच में कुछ वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, जापानीज कार यूएस में हमेशा से यूज होती आई हैं। 2000 क्या, मतलब मेरे पास खुद एक गाड़ी थी 2000 से पहले मॉडल की, जो जापानीज गाड़ी थी, तो वो सदा रहा है यहाँ पे, वो कुछ नहीं है। और एक गुप्ता जी ने बोला था कि जनता का समर्थन बहुत जरूरी है। मैं इस बात को 100% मानता हूँ। बिना जनता के सेल्फ मोटिवेशन के कुछ नहीं हो सकता। एक समय था, शास्त्री जी ने कहा था, आप एक समय का खाना छोड़ दो, और जनता ने खाना छोड़ दिया था। हालात ऐसे थे। अगर आज हम अपने मजदूरों से कहें कि भाइयों को 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर लो, तो धरने शुरू हो जाएंगे हमारे देश में। और हमारे देश में हास्यास्पद ये है कि जिस देश के सिटिंग मुख्यमंत्री भी धरने पे बैठ सकता है, वहाँ लेबर क्यों नहीं बैठेगी? मतलब राजनीतिकरण, आपका कहना है कि हमारे यहाँ राजनीतिकरण है, अति राजनीतिकरण भी बहुत बड़ा जो है। हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बनते हिंदुस्तान में, लेकिन उनका घटिया होना कब शुरू होता है? जब एक मैन्युफैक्चरर अपना कुछ पास कराने के लिए सरकारी दफ्तर पहुंचता है, उसे वहां पे फाइल में 100 का नोट, 1000 का नोट, 2000, ये जितना भी है सेट सिस्टम में देना पड़ता है। वो कहां से निकालेगा? वो उस क्वालिटी को कमजोर करके निकालेगा जी। तो कोई अपनी जेब से देके कोई मैन्युफैक्चरर अच्छा प्रोडक्ट नहीं देगा। तो आपके पॉइंट है कि राजनीतिकरण, करप्शन एक कारण है। कारण है। आप कितनी भी ट्रांसपेरेंसी कर लें, आज की डेट में भी ये स्थिति है, बिना पैसे सरकाए आपकी चीजें नहीं सरकती। टू मच कंप्लायंसेस, टैक्सेस, रेड टेप। कंप्लायंस के लिए नहीं है, कंप्लायंस के लिए नहीं है।
हमारे देश में आज भी ट्रैफिक हवलदार जो सड़क पे खड़ा होता है, वो इसलिए नहीं खड़ा होता कि मैं ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दूं, वो इसलिए खड़ा होता है कि मेरी जेब में 150 आ जाए। नौकरशाही कंप्लायंस और कंप्लायंस के लिए डिफरेंट। नहीं है। अगर कंप्लायंस कंप्लायंस के लिए होगी तो बहुत खुशी होगी। जी कंप्लायंस केवल इसलिए होती है कि इसका डर दिखा के जी। मेरी जेब गर्म हो जाए। तो डिफरेंट लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसीज हैं, करप्शन है, हाँ, तो बहुत सारे एक कारण बात आपने कवर किए। हाँ जी, हाँ जी। मनीष जी ने कहा था कि स्वदेशी बिल्कुल खिलाफ है ये, तो मैं कहूंगा नहीं, स्वदेशी बहुत बुरा है, कुछ ऐसे बोला था आपने, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है सेंटेंस। स्वदेशी अच्छा है। देखिए, अगर स्वदेशी हमें रोजगार देता है, स्वदेशी का मतलब ये है कि हम स्वदेश में मतलब अच्छे खुद के प्रोडक्ट्स बनाएं, अच्छा है। अगर वो वर्ल्ड नॉर्म्स को कंप्लाई करता है तो और अच्छा है, आप उसे बाहर बेच सकते हैं। मैं यही नहीं कह रहा कि स्वदेशी का मतलब ये है कि आप बाहर कहीं नहीं बेचें अपने, अगर आप खुद के मार्केट में, तो जैसे आपने कहा था, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि अगर हम, मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ अपने परिवार को खाना खिलाना है, तो भाई रोटी थोड़ी सी ज्यादा जल जाए, थोड़ी सी कम कच्ची रह जाए तो चलेगी। लेकिन जब कोई मेहमान होता है तो आप एकदम चकाचक खाना घर में बना के रखते हैं। मनीष जी, इसका 2 मिनट में जवाब दे दें, फिर मैं सुभाष जी के पास आना, पर संक्षिप्त में दीजिएगा कृपया। हाँ, तो ये देखिए, स्वदेशी का मेरा मतलब ये फ्लॉट बोला था मैंने। ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी गलत है कि जब आप स्वदेशी बोलते हैं तो आप विदेशी चीजों को अच्छा नहीं मानते हैं। मतलब वो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि हम अपना वाला ही यूज करेंगे, जो बाहर से आ रहा है वो यूज नहीं करेंगे। यही आइडिया अमेरिका ने भी अपनाया है कई जगह पे। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। अमेरिका ने बोला मेड इन अमेरिका, और जो अमेरिका में बनता है वही प्रेफर करिए। हुआ क्या कि कई जगह पे जब कंपनीज, हार्ले डेविडसन और दो चार कंपनीज और हैं, वो सब लॉस में चली गई, क्योंकि अमेरिका में लेबर उतना चीप है ही नहीं है। मतलब इंडिया में चीप है, चाइना में और चीप है, बट अमेरिका में बहुत महंगा है। तो उनको उल्टा पड़ा, उनको कोई बेनिफिट नहीं है ये काम करने से। तो हमें ये बैलेंस देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो हम खरीद सकते हैं और बाद में उसको असेंबल कर लेते हैं तो सस्ता पड़ता है और ज्यादा यूज कर सकते हैं, या हमें रॉ मटेरियल से ही शुरू करके सब कुछ अपने ही बनाना है। ये जी वैसे ही है जैसे ऑफ द शेल्फ कोड खरीदते हो आप, या खुद से सारा ईमेल तक का कोड लिखते हो। आई मीन डिपेंड करता है कि जो भी प्रोस कॉन्स हैं देख लीजिए कि हमारा फाइनेंशियली कैसे बैलेंस होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्वदेशी पे आएंगे तो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ स्वदेशी नहीं होना चाहिए, पॉइंट आ गया आपका। सुभाष जी, यस। आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप खुद एक व्यापारी हैं और इकोनॉमी भी समझते हैं। तो वही प्रश्न दोबारा आएगा कि आपको व्यापार, क्योंकि आपको भी वो दिन ब दिन खुद रूबरू होना पड़ता होगा उन समस्याओं से, जो कपिल जी ने, आप उनको समस्याओं, क्यों भारतीय व्यापारी को चाइना का मुंह देखना पड़ता है, क्यों वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाना चाहता है, या विदेशी कंपनियां क्यों भारत में अपना सेटअप नहीं लगाना चाहती, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और आप उसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं, ये भी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर गुप्ता की बात पर एक कहना चाहूँगा, जो उन्होंने शुरू में जापान का उदाहरण दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जापान के निवासी इस दुनिया के सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त लोग हैं। लेकिन अगर हम इसको भारत के परिदृश्य में देखते हैं तो भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषा मैं जो मानता हूँ, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो मानी थी उसको मानता हूँ कि मेरा राष्ट्रवाद सिर्फ इंसानियत है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रवाद की कोई परिभाषा नहीं है। बड़े कड़वी सच्चाई है कि कोई हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी नहीं है। हम पार्टियों से जुड़े हुए हैं, हम पार्टी विचारधारा को राष्ट्रवाद मान चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस कोरोना महामारी के दौर में पूरी दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा कि उनकी लेबर इधर से उधर मूव कर रही है, भूखी मर रही है, पैदल 2-2 हजार किलोमीटर जा रही है। हम एक इतने सच्चे राष्ट्रवादी होते हुए भी अपने मजदूरों को उनके घर पर बैठाकर खाना उपलब्ध नहीं करा पाए। तो हमारे को राष्ट्रवाद को और व्यापार को, दो चीजों को अलग रखना पड़ेगा। 200 केस पे सरकार, पूरे भारत में 200 केस थे और पूरा भारत बंद कर दिया गया था बिल्कुल लाठी के जोर पे, और 2.5 लाख केस पे पूरा भारत लगभग खोल दिया गया है। तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण व्यापार है। लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण सरकार की निगाह में नहीं है, केवल व्यापार महत्वपूर्ण है। अगर व्यापार नहीं रहेगा तो जो लोग कोरोना से शायद बच भी जाएंगे, लेकिन भुखमरी से, आर्थिक समस्याओं से नहीं बच पाएंगे। मैं अनेक व्यापारियों को जानता हूं जिनका अब जो बाजार में पैसा है वो मिलने की कोई सूरत नहीं है।
छोटे से व्यापारी का भी 20 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का व्यापार में पैसा है जो मार्च से फंसा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मार्च के फर्स्ट वीक में होली थी, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हो गए और अभी 2 महीने स्थिति सुधरने की नहीं है। 6 महीने बाद पुराना पैसा मांगने में नहीं मिलेगा, तो व्यापारी एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस नुकसान से हम कैसे उबर पाएंगे। अब बात आती है कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट और विदेशी प्रोडक्ट, वैश्वीकरण में कोई स्वदेशी नहीं है, कोई वैश्वीकरण नहीं है, सब लोग एक दूसरे के हिस्से हैं। आप किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं कह सकते कि ये किस देश की है। HDFC बैंक में कुछ पैसा चाइना ने लगाया है तो मैं उसे चाइनीज मानूं या हिंदुस्तानी मानूं, ये एक असमंजस वाली बात है मेरे लिए। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम चाइना के रास्ते क्यों नहीं चलना चाह रहे हैं। 1990 में चाइना का ग्लोबल मार्केट में केवल 3% का योगदान था सेल करने में, जो 2020 तक पहुंचते पहुंचते 30% हो गया है। अगर हम देखें तो दुनिया भर के 80% एयर कंडीशन, 70% मोबाइल, 60% जूते, 74% सोलर सेल, जो LED लाइट हम पूरे देश में यूज करते हैं, वो भारत में उसके सेल लगभग ना के बराबर बनते हैं। सारे यहाँ आते हैं और केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में यही स्थिति है। सीमेंट 60% पूरी दुनिया का चाइना में बनता है, कोयला 50% बनता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारे को ये बात समझनी पड़ेगी। अगर हम देखें तो 78 में चाइना में पर कैपिटा इनकम $155 थी, जो आज की तारीख में लगभग $7,500 के आसपास तक पहुंच चुकी है। उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा है, उनके देश का साइज बड़ा है। एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि वहां पर लेबर सस्ती है, ऐसा नहीं है। दिल्ली को मैं भारत के महंगे शहरों में से एक मानता हूं और दिल्ली के अंदर अभी भी आपको 10 से 12 हजार रुपए में, 8 से 12 हजार रुपए में लेबर आराम से मिल जाती है। चाइना के अंदर जो वेजेस शुरू होता है वो 3000 RMB से कम में आज आपको स्वीपर भी नहीं मिलेगा कि जो आके ऑफिस में आपके सफाई कर दे। तो वो कितने रुपए होते हैं? वो हो गए आज की तारीख में लगभग 31,000 रुपए, 31,000 रुपए, 31-32 हजार रुपए हो गए आज की तारीख में। तो इसी वजह से एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखी मैंने चाइना के मार्केट में, चाइना के जब मैं मार्केट में जाता हूँ, शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, सुपर स्टोर में जाता हूँ, तो वहाँ पे फूड क्वालिटी, वहाँ के अंदर जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर है। अंतरराष्ट्रीय उत्पाद भी वहाँ पर हमारे यहाँ से 2 और 3 गुने रेट में बिकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, लिस्ट्रीन माउथ वॉश को हम यहाँ पर 103 या 105 रुपए में जो भारत में मिल जाता है, उसी साइज का लिस्ट्रीन माउथ वॉश वहाँ पर 300 रुपए का पड़ता है भारतीय मुद्रा में, अगर हम जिलेट को लें या सब चीज़ों को लें। अब एक बात आती है कि हम अगर सोचें कि वहाँ के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। चाइना में अगर हम इंडस्ट्री को छोड़ दें तो 2 तरह के फॉरेनर सबसे ज़्यादा नौकरी करते हैं, एक इंग्लिश टीचर और एक योगा टीचर। इंग्लिश टीचर के अंदर मैं वहाँ पर देखता हूँ कि 70% इंग्लिश टीचर वहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज से हैं और योगा टीचर 100% के 100% भारत के हैं। अनेक योगा टीचर को मैं जानता हूं, मतलब कोई शहर ऐसा नहीं है। मैं अपने व्यापार के सिलसिले में कम से कम 10 प्रोविंस के और कम से कम 30 से 40 या 50 शहरों तक मैं जा चुका हूँगा और सैकड़ों फैक्ट्री मैंने विजिट करी है। कम से कम 15 से 17 योगा टीचर्स को मैं वहाँ जानता हूँ, जिसमें 3, 4, 5 लोगों ने वहाँ के लड़की से शादी कर रखी है और वो पूरी तरह वहाँ पर ही अपना बसना चाह रहे हैं। हम लोग वहाँ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चाइना को अगर देखें तो हमने 2012-14 में बात करी थी बुलेट ट्रेन लाने की और अभी तक हम उस पर 6 साल में 6 किलोमीटर भी कुछ आगे नहीं बढ़ पाए। चाइना आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है। मैं चाइना में 1800 किलोमीटर का ट्रेवल 6 घंटे से 7 घंटे में कर लेता हूँ, शंघाई से ग्वांगझोउ के करीब, जो हमारे भारत में संभव नहीं। अब बात आती है क्या इसका समाधान है और क्या चीजें हो सकती हैं। इसका समाधान है कि हमारे को ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, बायकॉट करके हम सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। हमारे को एक 10 साल की, 15 साल की नीति बनानी चाहिए। और इसी बीच में एक बात कहूँगा जो रह गई मेरे दिमाग से, आत्मनिर्भर वाली।
आत्मनिर्भर बहुत अच्छा शब्द है, हर आदमी होना चाहिए। और अगर मैं भारत को देखूं तो भारत में मैं मानूंगा कि कम से कम मध्य वर्ग तो पूरी तरह आत्मनिर्भर है। उसका काम सिर्फ सरकार को टैक्स देना है। टैक्स देने के बाद ना उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई मिलती है, ना उसे सरकारी अस्पताल में इलाज मिलता है। वो आत्मनिर्भर है, बल्कि उसने, मैं कहूँगा, सरकार को आत्मनिर्भर मध्य वर्ग ने ही कर रखा है। तो हमें क्या करना सरकार चाहिए? निर्भर है मध्य वर्ग पे। सरकार निर्भर है मध्य वर्ग जी। जी। हमारे को क्या करना चाहिए? हमें एक 10 साल की, 15 साल की एक ईमानदार नीति बनानी चाहिए। भ्रष्टाचार हर जगह है। अगर भारत में जो भ्रष्टाचार है तो यहाँ की इकोनॉमी के साइज से है 3 बिलियन के अकॉर्डिंग, 2 या 2.5-3 जो भी है। चाइना की इकोनॉमी इस टाइम 25 बिलियन है, तो उसके अकॉर्डिंग 25 ट्रिलियन है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भ्रष्टाचार और ज़्यादा है। वहाँ भी फाइल बिना पैसा दिए नहीं सरकती है, लेकिन वहाँ के लोग कमा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। एक्चुअली बिजनेसमैन को, व्यापारी को, उद्योगपति को केवल एक चीज़ समझ आती है कि मैंने फाइनेंशियल ईयर के शुरू में कितना, क्या था मेरे हाथ में, और एंड में मैंने क्या बचाया। बाकी चीज़ों पे अगर वो ध्यान देने लगेगा तो व्यवसाय नहीं कर पाएगा। अब बात आती है कि हम प्रोडक्ट को, भारत के को, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का क्यों नहीं बना सकते हैं। हमारे को इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरकार को ईमानदार होने की जरूरत है। सरकार को, इंडस्ट्री को, सरकार को जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट देने की जरूरत है। मेरी एक मित्र ने वहाँ पर अपना, चाइना में नौकरी करती थी, उसने नौकरी छोड़ी और अपना एक ट्रेडिंग कंपनी इंटरनेशनल शुरू करी। तो चाइना सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी हैं, जिसमें ऑफिस भी हैं, छोटी फैक्ट्री भी हैं। पहले 3 साल के लिए वो फैक्ट्री, वो ऑफिस, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। कोई रेंट नहीं, इंटरनेट फ्री, बिजली फ्री, एयर कंडीशनिंग फ्री, हर चीज। 3 साल बाद उसका बिजनेस सेट हो गया, उसने वो जगह छोड़ के अपने ले ली, उन्होंने जो नया आया उसको दे दिया। हमारे यहाँ संभव नहीं है। मैं अगर एक 20 लाख की कैपिटल से शुरू करना चाहूँगा तो मेरी 20 लाख की कैपिटल में 10 लाख रुपया इन्हीं सब व्यवस्थाओं को करने गुजरने में खत्म हो जाएंगे। चाइना के पास तकनीकी ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है। चाइना क्या करता है? चाइना देखता है इटली ने सैनिटरी में क्या डिजाइन बनाया, उसे लाओ, कॉपी करो, पूरी दुनिया में देखो। वो किसी आईपीआर की परवाह नहीं करते, किसी ट्रेडमार्क लॉ की परवाह नहीं करते, किसी भी चीज की वो परवाह नहीं करते। जो भाई साहब ने बात बोली कि वो करेंसी से मैनिपुलेट करते हैं, हाँ करते हैं, और उसका फायदा उनके देश की 140 करोड़ जनता को मिलता है। वो अपने आप में इतने सक्षम आज हो चुके हैं कि अमेरिका जैसा देश भी मैनिपुलेशन के बाद उनके ऊपर कोई आर्थिक पाबंदी लगाने की, कहना तो दूर, सोच भी नहीं पा रहा है। सेल्स में वो जीरो है। मैं 2 से 3 कंपनियों के लिए चाइना की सेल्स का काम देखता हूँ, उनके थर्ड कंट्री के क्लाइंट्स को मैं डील करता हूँ इंडिया बैठ के। वो लोग केवल प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे अंदर बहुत बड़ी खासियत है कि अंग्रेजों ने रूल करने के बाद हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ गए, जिस वजह से आज बहुत सारी आईटी कंपनीज को हम अपने हिंदुस्तान में सक्षम पा रहे हैं, और जो हमारे यहाँ आने वाली, विदेश से आने वाली आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। तो मैं अपने फाइनल कंक्लूजन में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सरकार को ईमानदार होना चाहिए। अगर सरकार ईमानदार होगी, नए लोगों को प्रोत्साहित करेगी कि आप आइए, हम आपके साथ पैसा लगाते हैं और काम करिए, काम होगा। ग्राहक को हमेशा अपने पैसे का उचित मूल्य चाहिए। जब मैं बाजार में जाऊंगा तो जो चीज़ मुझे सबसे सस्ती और सबसे अच्छी मिलेगी, मैं उसके साथ ही जाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा वो कहाँ की बनी है, कैसी बनी है। जियो फोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने फ्री में अपना सर्विसेज 1 साल देकर उन्होंने अगले 20 साल के लिए अपने आप को यहाँ पर फिक्स कर लिया, और आज जियो ने अपना हिस्सा लगातार बेचे जा रहा है। मालूम पड़ेगा 3 साल बाद जियो भी एक विदेशी कंपनी हो जाएगी। बहुत तो बहुत धन्यवाद। हमारे हाँ, को सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि हमारे को पारंपरिक चीजों से हटना पड़ेगा। हमें राष्ट्रवाद को इंसानियत के नाते समझना पड़ेगा। मेरे लिए उस राष्ट्रवाद की कोई कीमत नहीं है जहां पर इंसान को भूखा मरना पड़े।
सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। अगर हम काम करेंगे तो हम चीज़ों को अच्छा बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप एक उपभोक्ता के रूप में जो बेहतर विकल्प मिलेगा आप उसे लेंगे। अगर हम भारतीय विकल्प दे पाएंगे तो निश्चित रूप से वो बायकॉट ऑफ चाइना भी हो सकता है, बायकॉट ऑफ यूएस भी हो सकता है। समय की थोड़ी सीमा है हमारे पास, और अवधेश जी को मैं बिल्कुल लाना चाहूँगा क्योंकि 3:1 का रेशियो हो गया है। अवधेश जी को ज़्यादा समय मैं देना चाहूँगा थोड़ा सा आखिर में। मनीष जी, आपकी बात आरंभ करने से पहले एक छोटी सी बात जोड़ूंगा कि चले हम बात मान लेते हैं कि बायकॉट चाइना सही है और उससे हमें लाभ भी होगा, पर क्या हम चाइना को वाकई उससे कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे, जो कि हमारा उद्देश्य की भी बात करें तो अगर हम आंकड़ों में जाएं, मैं आंकड़े देख रहा था, चाइना का इंडिया को एक्सपोर्ट चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का 2% है। अगर हम चाइना से टोटल इंपोर्ट 0 भी कर देते हैं तो उसका जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 100% से 98% हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता हम कितना बड़ा आर्थिक चोट चाइना को पहुंचा पाएंगे कि हम उसकी 100 रुपए की सेल को 98 रुपए की सेल कर देंगे। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि हमें लगता है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, बट वो चाइना का टोटल एक्सपोर्ट का जस्ट 2% है। अब आप, और दूसरी बात है कि हमें ये भी देखना होगा कि हमें राष्ट्रवाद और छद्म राष्ट्रवाद में भी कहीं अंतर करना होगा कि राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है और छद्म राष्ट्रवाद के लिए बहुत घातक कारक है और देशद्रोह से भी अधिक घातक सिद्ध हो सकता है छद्म राष्ट्रवाद। अब आप अपनी बात कहें और उसके बाद हम अपनी डिबेट को कंक्लूड। जहाँ तक लाभ और हानि की बात है, मैं स्पष्ट कर दूं, भारत तो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास करने वाला राष्ट्र है। हम लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र के माध्यम से मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए कैसे मानव की सेवा की जा सके और मानवता को रक्षित किया जा सके, हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। चाइना लोकतंत्र का हत्यारा है मूलभूत रूप से। ये दोनों, हमारे मनीष जी ने भी और सुभाष जी ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि चाइना के अंदर जो लेबर राइट्स हैं, जो वहां पर जो लेबर लॉज है, वो कंप्लायंस नहीं है और उन सब चीजों को लेकर, और पूरे विश्व को पता भी नहीं है, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, हमको पता ही नहीं चलता पूरे विश्व को कि वहां के अंदर की जनता जी कैसे रही है, रह कैसे रही है, उनका जीवन शैली क्या है। खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते, पता भी है तो कन्वीनियंटली सब इग्नोर कर देते हैं। ये उनका स्वयं का मामला है, वो अपने नागरिकों के लिए अपने अधिकारों की बात स्वयं देखें, हम कोई नहीं होते उनके बीच में इंटरवीन करने वाले। लेकिन हम तो एकम विप्रा सद बहुधा वदंती वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात। लेकिन मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूँ। 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का पूरी दुनिया का जो हिस्सा था उसका केवल 1.3% कंट्रीब्यूशन भारत की तरफ से था। उसके बाद भारत सरकार ने अपने पिछले कुछ समय से एक लिंकेज पॉलिसी बनाई, एक इंसेंटिव पॉलिसी बनाई जिसको PLI कहा जाता है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पॉलिसी। और उसके बाद वो 1.3% से बढ़कर आज के समय में पूरी दुनिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है वो 3.2% हो चुका है। जापान का उदाहरण मैं पहले दे चुका हूं और ये बात तय है कि जीरो डिफेक्ट पॉलिसी पर और 6 सिग्मा पॉलिसी पर जापान ने पहले काम करना शुरू किया। हमें भी देखिए, पतंजलि एक उदाहरण है, मूलभूत रूप से देख सकते हैं और हम ग्लोबल बॉयकॉट की बात नहीं कर रहे हैं। WHO के अंदर भी 123 देशों ने भारत का साथ दिया और चाइना का विरोध किया है। ये सिद्ध करता है कि डिप्लोमेटिकली और ग्लोबली बॉयकॉट करने पर दिया है क्या? नहीं, बॉयकॉट करने पर नहीं, ये जो WHO की पॉलिसी को लेकर, कोविड को लेकर जो विषय था, नहीं पर पतंजलि पर, सॉरी आपकी बात यहाँ पर माफ कीजिए, पर पतंजलि के चाइना से जो जितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, क्या वो बंद कर देगा? कितना करता है इस बात का डेटा किसके पास है? पहले तो वो डेटा लेकर हमें आना पड़ेगा। जहां तक मुझे पता है, उत्तराखंड के कई किसानों से और कई लोगों से मेरी बात हुई है, लोगों के जीवन बदल गए हैं, लोगों की जीवन की गुणवत्ता बदल गई है योग के माध्यम से, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के माध्यम से, और कई ऐसे अन्य प्रोडक्ट हैं। टूथपेस्ट को अगर ले लिया जाए तो कोलगेट को टक्कर दी है। स्वामी राम, एक फकीर व्यक्ति जब विश्व की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बन सकता है तो हम क्यों तय नहीं कर सकते? हम पहले से डरे रहते हैं। हम मूलभूत रूप से क्या है, हम मूलभूत रूप से इस बात से डर, मैं क्या कह रहा हूं कि हमको सना धीरे धीरे करके अपने गवर्नेंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा और आत्मनिर्भरता की तरफ, नहीं तो हम समाप्त हो जाएंगे। हम क्या इंतजार करें? मनीष जी कह रहे थे कि भाई हमला नहीं कर देगा। 1962 में भारत चीनी भाई भाई का नारा हम ही ने दिया था। मैं 4 पंक्तियां आपको डॉक्टर हरिओम पवार की कविता की सुनाता हूं, उसके माध्यम से एक ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करता हूं।
62 के चीनी हमले ने भारत की आंखें खोली थी, जो भाई भाई गाते थे उनके हाथों में गोली थी, तब पूरी दुनिया दर्शक थी, गांधी का देश अकेला था, हमने दिल पर पत्थर रखकर गद्दारी का गम झेला था, वो हमला पंचशील वाले अरमानों का दिल छील गया, वो सदमा चाचा नेहरू के जीवन को ही लील गया, हमने उस दिन जाना कमजोरी की औकात नहीं होती, जो भिक्षा में मिल जाती है कोई सौगात नहीं होती। इसका तात्पर्य है हमें मजबूत बनना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, टेक्निकली गवर्नेंस के माध्यम से, और राष्ट्रवाद कोई छद्म राष्ट्रवाद नहीं होता, राष्ट्रवाद केवल राष्ट्रवाद होता है। ये जो सेकुलरिज्म, स्यूडो सेकुलरिज्म और कई अन्य शब्दों का उदय इस देश में हुआ, उसने राष्ट्रवाद को भी उसी कड़ी में जाकर खड़ा कर दिया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। राष्ट्रवाद वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या मानते हैं आप? राष्ट्र को सशक्त करने के लिए मां भारती की सेवा में अपने योगदान के माध्यम से देश को समृद्ध बनाने के लिए जो प्रयास किए जाए वो सब राष्ट्रवाद की श्रेणी में आते हैं। और ये जो कम्युनिस्टों के माध्यम, करोड़ की आबादी, ये जो कम्युनिस्टों 70 करोड़ आदमी जो है गरीबी के माथे बेचे नहीं हैं, कम्युनिस्ट रोकना चाहूंगा, कृपया उत्तेजित ना हो। देखिए अवधेश जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जैसे आपने कहा आप राष्ट्रवाद और छद्म राष्ट्रवाद में अंतर नहीं समझते, मैं आपको परिभाषा दूं, क्योंकि ये मैंने आपको एक टर्म दी है तो मैं इसको परिभाषित भी करना चाहूँ। राष्ट्रवाद होता है कि आप राष्ट्र की भलाई का सोचें भी और राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य भी करें भी। छद्म राष्ट्रवाद होता है कि आप बातें बड़ी बड़ी करें राष्ट्र के हित में, लेकिन उस दिशा में कार्य करने के लिए आप चाहें कि दूसरे करें। मेरा पुत्र फौज में न जाए, मेरा पुत्र अगर फौज में भी है तो उसकी जो ड्यूटी है वो बॉर्डर पे ना लगे, दिल्ली में हो जाए, वो होता है छद्म राष्ट्रवाद। और छद्म राष्ट्रवाद होता है और बिल्कुल होता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं होता है। मैं किसी फ्रॉड ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पर ये ऐसे व्यक्ति बहुत है, मैंने स्वयं, आप भी जानते होंगे ऐसे व्यक्तियों को, मैं आपको बताता मैं भी जानता हूं। एक संस्था है CAIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन, उसने चाइना के 300 प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया है। ये राष्ट्रवाद नहीं है क्या? वो नहीं समझते क्या इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है? क्या बताइए आप गुप्ता जी ऐसी बात कह रहे हैं, मैं अगर किसी पे बैन लगा दूं तो उसका कोई लॉजिक है? नहीं, लॉजिक बैन लगाने का काम एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, इसमें बैन लगाने का काम, बात सुन लीजिए, इसमें बैन लगाने का काम केवल भारत सरकार का होता है। बाकी अगर कोई भी संस्था बैन लगा दे तो वो जो देवबंद में फतवे जारी हो रहे हैं और उन्होंने जो बैन लगा दिया उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए हम एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं और उसके अंदर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो एक अलग बहस होनी चाहिए। आज की बहस जो है वो लोकतंत्र पे नहीं है। मैं हिमांशु जी से अनुरोध करूंगा कि अगली बहस लोकतंत्र पे भी जी बिल्कुल रखेंगे। सुभाष जी आपका चाइना मानव अधिकारों की हत्या कर दे, लोकतंत्र की हत्या कर दे तो ठीक है, और भारत में अगर कोई संगठन लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके किसी को बैन कर दे तो हम कहना प्रारंभ कर देते हैं कि भारत सरकार क्यों नहीं कर रही। ऐसा नहीं, नहीं। मैं एक प्रश्न दोबारा, कपिल जी और सुभाष जी, मैं तो अवधेश जी से ही एक और प्रश्न करना चाहूंगा। अवधेश जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, शायद आप समझा पाए, और मुझे लगता है ये सवाल कई लोगों के मन में होगा कि भारत सरकार ही क्यों नहीं बैन कर देती चाइनीज प्रोडक्ट्स को, या उन पे ड्यूटीज क्यों नहीं लगा देती है? अगर वो इतना ही, अगर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी बड़ी चुनौती है, अगर वो अर्थव्यवस्था एक डेटरेंट है इंपोर्ट करना, और वो भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान नहीं है उसका, बल्कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ड्यूटी लगा दें। क्योंकि वैसे भी हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो है दैट इज हेवीली इन फेवर ऑफ चाइना। हमारा 70% इंपोर्ट होता है और 30% करीब 20-30% एक्सपोर्ट होता है। तो हमारा वैसे तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कोई लाभ नहीं है, फिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं ले रही है? नागरिकों को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता क्यों आने पड़ रही है? ऐसी क्या बात है, ऐसे क्या व्यवस्था है सरकार की? इंटरनेशनल कंप्लायंस को लेकर और नेशनल कंप्लायंस को लेकर राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का विषय है, ये सामरिक मामला है, राजनीतिक मामला है, ये डिप्लोमेसी का मामला है, और पूरे विश्व को साथ लेकर चलना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ईरान पे ऊपर लगाना पड़ा, अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल लेना बंद किया, और ऐसा नहीं है
तो नहीं, आप किस देश से कैसे संबंध रखना चाहते हैं? आपका वो है कि इसमें कोई तीसरा कंट्री नहीं बोल सकता है कि आप अगर किसी देश से ट्रेड रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, मुझे नहीं लगता इसमें बात किसी हो रही थी तीसरे देश राष्ट्रवाद की, जब बात चल रही थी, मैं सिर्फ यहाँ पे इस बात को हम जितना खींचना चाहें खींच सकते हैं, लेकिन बस इतना कहूंगा कि जो राष्ट्रवाद होता है वो आपके धर्म, मर्म और कर्म से होता है, और जो वायरल वीडियो के थ्रू होता है वो सूडो राष्ट्रवाद होता है। चलिए, बहुत लंबी बहस हो गई। एक छोटी सी बात और कहूंगा हिमांशु जी। जी सुभाष, छोटी सी बात और कहूंगा, जल्दी संक्षिप्त में कहिएगा। हाँ, बहुत छोटी सी बात है। जीएसटी लगने के बाद इंपोर्ट करना और सस्ता हुआ है। जीएसटी लगने से पहले किसी प्रोडक्ट के ऊपर 28% अगर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगती थी और 5% 12% जो होता था वैट लगता था, तो वो अगर हम 12 मानते हैं तो 28 + 12 40% कॉस्ट पड़ती थी इंपोर्ट गुड्स पे। लेकिन जीएसटी लगने के बाद लगभग 29% टोटल टैक्स कस्टम ड्यूटी हो गई, जिस 29% में से 18% आपको वापस मिल जाता है। तो यानी आपकी इंपोर्टेड गुड्स पर जीएसटी से पहले आपको 28% ड्यूटी देनी पड़ रही थी और जीएसटी के बाद आपको 11% ड्यूटी देनी पड़ रही है। मतलब आपका कहना है कि सरकार की नीति भी ट्रेड को बढ़ाने की ही है, और सरकार भी चाहती है कि ट्रेड बढ़े, और शायद उसी में भारत की अर्थव्यवस्था का। अब मैं फाइनली एक अपना टेक लूंगा, मैं अपना टेक लेके इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा कि इसमें कोई शायद दो राय नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी इससे असहमत होगा कि भारत को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, प्रोडक्शन हब बनना चाहिए। और जैसे कि चाइना से बहुत सारे देश नाराज हैं इस समय, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हब और मैन्युफैक्चरिंग हब बन के निकल सकता है 8-10 साल, जैसे कि सुभाषनी का एक अच्छी नीति के तहत उस दिशा में एक पॉजिटिव पहल हो, तो हमारा सारा केंद्र इस दिशा में होना चाहिए कि कैसे हम भारत को सेल्फ रिलायंट बनाएं या कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं, ना कि इसके ऊपर कि हम क्या बैन करें और क्या ना बैन करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे, अपनी कॉस्ट पे काम करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, अपने आप से ही चाइना से कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे, तो हमें ये सब कहने की जरूरत ही नहीं होगी, और चाइना अपने आप ही इस दौड़ में पिछड़ जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है दुनिया के बाकी देश भी इस बात को प्रेफर करेंगे कि वो चाइना से सामान लेने के बजाय भारत से सामान लें, क्योंकि भारत एक काफी अडॉप्टिव कंट्री है। भारत के लोगों को विश्व के लोग पसंद करते हैं, भारत के नेता को विश्व के लोग पसंद करते हैं, हमारा एक नेता एक लोकप्रिय नेता है। तो एक जरूरत है कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बिजनेसमैन के लिए, उनको एक फैसिलिटी देने की, और ये बहुत सारे टैक्स रिजाइन्स हैं, टैक्स से उनको निजात देने की, उनको बहुत सारे जो ये कंप्लायंस करने पड़ते हैं उनसे निजात देने की, रेड का ये जो आपके ये हैं बहुत सारे लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है उससे निजात देने की, ताकि बिजनेस आए यहाँ पर और अच्छे से उसको चला पाए और उन्हें किसी तरह के हैरेसमेंट का और समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मुझे लगता है बहुत सारे देश और बहुत सारी कंपनीज भारत में निवेश करना चाहती हैं, पर वो इन्हीं समस्याओं के चलते निवेश कहीं नहीं कर पाती। तो हमें इस दिशा में सार्थक कार्य करें और भारत को एक महाशक्ति के रूप में, क्योंकि आज के देश में जैसे मनीष जी ने भी कहा कि शक्ति आजकल वही होती है जो आर्थिक शक्ति होती है, हमें भारत को एक आर्थिक महाशक्ति की ओर ले जाना होगा, और कहीं ना कहीं इस दिशा में चल रहे हैं, पर शायद उस गति से नहीं चल रहे हैं जिस गति से हमें चलना चाहिए। तो इस दिशा में सार्थक प्रयास हों और तभी हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे और भारत को एक महानतम देश दोबारा बना पाएंगे। और इसी के साथ मैं आज की चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। सभी मेहमानों का हमारी चर्चा को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप इतने सारे डिफरेंट व्यूज के बाद भी वी आर एबल टू रीच सम कॉमन ग्राउंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।